हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है इरफान आलम और आप लोग का स्वागत है द स्टडी प्लेस में। हम जो है आपके सामने पहली बार एज ए टीचर के रूप में आए हैं और जो है कि हम आपके लिए जो है ना 10th क्लास का हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी सिलेबस कवर करने वाले हैं। ठीक है। आज का क्लास जो है हमारा बस एक इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है। आज मेन हम कोई टॉपिक कवर कवर नहीं करेंगे। आज बस हम लोग हिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 जो कि जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद का केवल इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन के बाद कोई भी ऐसे टॉपिक को कवर आज की क्लास में नहीं करेंगे जो कि आपके एग्जाम रिलेटेड हो। यह राष्ट्रवाद होता क्या है? आखिर भारत में राष्ट्रवाद क्यों आया था? भारत के लोगों को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी कि राष्ट्रवाद होना पड़ा, एक साथ एकजुट होना पड़ा, अपनी जातियों को, अपने धर्मों को भूल करके, अपनी भाषाओं को भूल करके भारत के प्रति एकजुट हुआ, भारत के प्रति एक साथ आया सभी लोग मिल करके, तब जा करके कहीं हमारा भारत आज़ाद हुआ था। आज का जो चैप्टर है, आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग बेसिकली इसी सवालों का जवाब हम लोग ढूंढेंगे कि भारत में जो राष्ट्रवाद आया, भारत में राष्ट्रवाद। सबसे पहले हम लोग हेडिंग करते हैं भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के बारे में आप लोग जो है कि इतिहास का चैप्टर 1 में पढ़ चुके होंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में, कि यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़े होंगे। तो इसका मतलब कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद आप लोग बता सकते हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद कहने का अर्थ होता है अपने देश के प्रति प्यार प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है। राष्ट्रवाद का अगर डिफिनेशन बोला जाए, आप लोग भी कर सकते हैं राष्ट्रवाद का डिफिनेशन को। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति प्यार व प्रेम की भावना, प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। इतना तो आप लोग को पता होगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। अपने देश के प्रति प्यार व प्रेम की भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है। इतना याद रखेंगे, अपने देश के प्रति प्यार प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव सवाल आपको बिहार बोर्ड लगभग टाइम पूछता है, मैक्सिमम टाइम पूछता है कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आप लोग को पता होना चाहिए राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ जो होता है ना, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रीय चेतना का उदय। कहने का अर्थ हुआ कि अपने देश के प्रति निष्ठा की भावना, अपने देश के प्रति प्यार की भावना, अपने देश के प्रति सच्चाई, ईमानदारी की भावना का जो उदय होता है ना, उसी उदय का नाम जो है राष्ट्रीय चेतना कहा जाता है। उसी उदय का नाम राष्ट्रीय चेतना उदय, और उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। आखिर अब जाके हम लोग एक सवाल लेते हैं कि आखिर भारत में आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि भारत में राष्ट्रवाद आया। आखिर क्या जरूरत पड़ी कि भारत में सभी जाति धर्म को लोग अपने धर्म भूल करके, अपनी जातियां भूल करके वो राष्ट्र के प्रति एकजुट हुए। आखिर क्या कारण रहा होगा? अगर आपको कारण पता है तो आप भी हमें बता सकते हैं। डोंट वरी, अगर आपको कारण कारण पता नहीं है, फिर उसके लिए हम हैं। ठीक है। आपको पता होगा कि भारत में जो राष्ट्रवाद आया, हम लोग किसी के चंगुल में फंस गए थे, हम लोग किसी का गुलामी में आ गए थे। वो कौन था? अब तो जान गए होंगे वो कौन था। वो अंग्रेज था। ठीक है। वो अंग्रेज था। भारत में अंग्रेज जो है, अंग्रेज एक व्यापारी के सिलसिले में आया था, एक तिजारत करने के दौर से आया था, एक बिजनेसमैन बन करके आया था। लेकिन वो अंग्रेज हमारे ऊपर लगभग 200 साल, मीनिंग 2 सदियों तक लगभग हमारे ऊपर जो है कि अत्याचार किया। हमारे ऊपर क्या कहते हैं कि जुल्म ज्यादती किया। और जो कि उन्हीं जुल्म ज्यादती के बारे में पढ़ेंगे, उन्हीं अत्याचार के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर अंग्रेज भारत में कैसे एंट्री लिया। आखिर ये तिजारत करने के लिए, व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए वो भारत में एंट्री कैसे लिया था। आज की क्लास हम लोग इसी कहानी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो है डिटेल में शुरू करते हैं। ठीक है। आप लोग को पता होगा कि
अंग्रेज भारत आने से पहले उनके पास एक कंपनी थी, ठीक है। भारत में वो यूं ही नहीं आ गया कि बस भैया चले भारत जा रहे हैं, ऐसी नहीं। उनके पास एक कंपनी थी, जिस कंपनी का नाम शायद आप लोग भी कभी सुनेंगे। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों की एक कंपनी थी, अंग्रेजों की एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। याद रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर इसकी स्थापना की बात बोली जाए, स्थापना स्थापना की बात बोली जाए तो इसका स्थापना जो है ना सन 1600 ईस्वी में होता। कब हुआ था? सन 1600 ईस्वी में। सन 1600 ईस्वी में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में। और ये कि भारत में जो इसका आगमन हुआ था, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, आगमन कहने का अर्थ होता है भारत में आना, ठीक है। आगमन जो हुआ भारत में, आगमन, भारत में आगमन, याद रखेंगे, भारत में आगमन। आगमन कहने का अर्थ हुआ कि भारत में कब आया। भारत में आगमन हुआ 1608 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, 1608 ईस्वी में भारत में आगमन हुआ। हम एक चीज आपको यहाँ पे पॉइंट नोटेट करा रहे हैं, वो पॉइंट है कि जब कंपनी की स्थापना हुई, स्थापना के समय ही आप जो है नोटिस कीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया शब्द पहले से जुड़ा हुआ था। इंडिया शब्द पहले से जुड़ा हुआ था। उनका मीनिंग था कि भाई हम लोग, उनका मीनिंग, उद्देश्य पहले से था शायद से कि जो है ना हम लोग इंडिया जाएंगे और इंडिया में जाकर के उनको गुलामी के चंगुल में फंसाएंगे। इस वजह से जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी में पहले से इंडिया का नाम शामिल करके रखा था। और जो है कि अगर भारत में 1600 ईस्वी में जो है कि इसका आगमन हुआ, सॉरी 1608 ईस्वी में, अगर आगमन के बारे में बात किया जाए कि सबसे पहले कहाँ आया था, ये आया था गुजरात में, ठीक है। गुजरात में, गुजरात शहर में आया था। गुजरात शहर में, गुजरात शहर का अगर बोला जाए कि किस इलाके में, तो सूरत इलाके में, ठीक है। सूरत में, गुजरात का सूरत में सबसे पहले आया था, सूरत बंदरगाह पर 1608 ईस्वी में। दोस्तों जब ये 1608 ईस्वी में आया था, तब के टाइम में मुगल का साम्राज्य चल रहा था, मुगल एम्पायर, ठीक है। मुगल एम्पायर, मुगलों का साम्राज्य था। मुगल साम्राज्य में उस टाइम पे जहांगीर का शासनकाल चल रहा था। 1600 ईस्वी के आसपास में, 1608 ईस्वी के आसपास में जहांगीर का शासनकाल था, ठीक है। किसका शासनकाल? जहांगीर का शासनकाल। जहांगीर का शासनकाल 1608 में शासन था। कब? 1608 ईस्वी के आसपास में, ठीक है, जहांगीर का शासनकाल। अब जहांगीर के शासनकाल में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में आई, गुजरात के सूरत में आई, और जो कि जहांगीर से परमिशन लिया, जहांगीर से इजाजतनामा लिया कि भाई हमको जो है व्यापार करने के लिए हमें कहते हैं कि भारत में जगह चाहिए, तो जहांगीर ने उसे अनुमति दे दिया। 1608 ईस्वी में ही जहांगीर ने उसे अनुमति दे दिया। उसे किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति दे दिया कि आप जो है भारत में व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। व्यापार के जो कि अनुमति मिल गई, अब व्यापार की अनुमति मिल गई, यहीं से अंग्रेजों का जो है कि सिलसिला चालू हो गया। अंग्रेज धीरे 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 व्यापार को बढ़ाते चले गए, और जो कि कुछ समय बीतता है, और बीतने के बाद उसको अंग्रेजों के पास सबसे पहला मौका आता है, जो कि बीच में बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन जो सबसे पहला मौका मिला अंग्रेजों को, वो मिला था बक्सर का युद्ध में। कौन से युद्ध में? बक्सर के युद्ध में। बक्सर का युद्ध आप लोग शायद जो है कि अगर 8 क्लास का एनसीईआरटी पढ़े हैं तो बक्सर का युद्ध आपको जरूर पता होगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में किसके किसके बीच हो गया था? अंग्रेजों के बीच हुआ बक्सर का युद्ध। अंग्रेज वर्सेस जो है मीर कासिम, एक तरफ था अंग्रेज और एक तरफ था मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब, ठीक है। और एक था मीर कासिम, तीन पार्टी था, एक मीर कासिम, दूसरा था सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, ये था अवध का नवाब, अवध का नवाब। और एक था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ये जो है मुगल एम्पायर का था, ठीक है, मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य का राजा था ये। अंग्रेज, एक तरफ था अंग्रेज, और दूसरी तरफ जो है दूसरी साइड से ये तीन लोग थे,
ये तीन पार्टियां थी, लेकिन तीनों ने मिल करके भी अंग्रेजों को नहीं हरा सका। और अंग्रेज जो है, अंग्रेजों की पहली जीत जो थी वो बक्सर युद्ध के रूप में थी। अंग्रेजों की पहली जीत जो है भारत में थी वो किस रूप में थी? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 1764 के बाद 1765 ईस्वी में, ठीक है, 1765 ईस्वी, 1765 ईस्वी में और एक युद्ध हुआ। 1765 ईस्वी, 1765 ईस्वी में और एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम था इलाहाबाद का युद्ध। इलाहाबाद, इलाहाबाद का युद्ध। इलाहाबाद का युद्ध में, इसमें भी जो है ना अंग्रेज जीत हासिल कर लिया। इलाहाबाद के युद्ध में भी अंग्रेज क्या क्या जीत हासिल कर लिया, ठीक है, अंग्रेज विजयी बन गया, अंग्रेज जीत गया, ठीक है, अंग्रेज जीत गया, अंग्रेज जीत गया। तो इसमें जो है ना इलाहाबाद के युद्ध में 1765 में इलाहाबाद युद्ध करने के बाद, ठीक है, 1765 इलाहाबाद युद्ध के बाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद युद्ध के बाद अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज एक चीज उसको मिल गया था, जिसका था लगान, ठीक है, लगान वसूलने का अधिकार, लगान वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। अब तो लगान आप लोग को पता ही होगा कि लगान क्या होता है, प्राप्त हो गया। आप लोग को पता होगा कि आखिर लगान क्या होता है। लगान माने टैक्स वसूलना। लगान का, लगान कहने का अर्थ क्या हुआ? टैक्स वसूलना। लगान कहने का अर्थ होता है टैक्स वसूलना, लोगों से टैक्स वसूलना। तो ये तीन प्रांत का सबसे पहले जो लगान वसूलने का अधिकार मिला वो 1765 इलाहाबाद युद्ध के बाद। उसके बाद तीन प्रांत का लगान वसूल सकता था। कौन कौन? बिहार, बिहार, उड़ीसा, बिहार, उड़ीसा और बंगाल का, ठीक है, उड़ीसा और बंगाल का। यह तीन प्रांत हुआ करता था। ये तीन प्रांत का लगान वसूलने का अधिकार मिल गया किसको? अंग्रेजों को। अंग्रेज जो है यहाँ से अपना जीत का क्या कहते हैं कि सिलसिला, इनका सिलसिला चालू हो गया। और अंग्रेज और ज्यादा धीरे 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 हमारे भारत पर अपना प्रभुत्व, अपना दबदबा कायम करने लग गया, अपना दबदबा जमाने के लिए लग गया। उसके बाद कुछ सदियां बीती, कुछ समय और बीता, इसमें कुछ बातें और भी आती है, लेकिन वो आपका सिलेबस में नहीं है, आपका सिलेबस में कवर नहीं करना हमें, ठीक है। तो अंग्रेजों का जो प्रत्यक्ष रूप से जो शासन माना जाता है वो सन 1857 यानी सिपाही विद्रोह के बाद, ठीक है, सन 1857, ठीक है, आप लोग को पता होगा सिपाही विद्रोह सन 1857 में, ठीक है, सन 1857, 1857 में एक विद्रोह हुआ था जो कि हमारे भारत की सबसे पहली लड़ाई थी आज़ादी की, ठीक है, सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। सिपाही विद्रोह हुआ और सिपाही विद्रोह के बाद से जो है सिपाही विद्रोह और जो कि सिपाही विद्रोह के बाद 1947, ठीक है, 1947, ये इस दौर को अंग्रेजों का मेन दौर कहा जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज जो हमारे भारत में आए थे ना, वो 1857 से लेकर के 1947 तक, इतने सालों तक अंग्रेजों का प्रभुत्व कायम रहा हमारे भारत में प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्टली, ठीक है, इतने समय तक। उसके बाद 1947 में हम लोग फाइनली आज़ाद हुए थे। अब जो है कि हमारी कहानी ये है कि 18 सुल्तान की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, सिपाही विद्रोह पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कि जो कारण पढ़ेंगे कि आखिर क्या कारण था कि भारत में जो राष्ट्रवाद आया, इसके पीछे क्या कारण था। अब अगर कारण के बारे में अगर बात की जाए, अगर बात करें हम भारत में राष्ट्रवाद के कारण, ठीक है, अगर बात करें भारत में राष्ट्रवाद के कारण, राष्ट्रवाद के कारण, भारत में राष्ट्रवाद के कारण अगर इसके बारे में बात की जाए, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद के कई कारण होते हैं। चार कारण थे, मेनली चार कारण थे, ठीक है। अगर बात करें सबसे पहले कारण की, वो था राजनीतिक कारण, ठीक है। कौन से कारण? राजनीतिक कारण, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद के कारण के बारे में बात करें तो सबसे पहला था राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। उसके बाद दूसरा नंबर अगर बात की जाए वो था सामाजिक कारण, ठीक है, सामाजिक कारण। तीसरा नंबर अगर बात की जाए वो था आर्थिक कारण। और चार नंबर में जो आता है ना वो था बौद्धिक कारण, बौद्धिक या धार्मिक कारण। भारत में जो, हमारे भारत में जो राष्ट्रवाद शुरू हुआ, वो राष्ट्रवाद शुरू होने का मेनली जो है ना ये चार कारण आते हैं।
ये 4 कारण यहाँ से हमारा जो सिलेबस का मेन टॉपिक है, यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है। और जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, क्लास के स्टार्टिंग में कहा है, केवल हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है। इंट्रोडक्शन, वो हमारा भी इंट्रोडक्शन में शामिल हो गया, और आपका जो सिलेबस है, आपका जो बुक है, उस बुक का चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया कि आखिर भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया था। अब जो ये कारण है ना, ये कारण हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, और जो है कि हम आपको इसका जस्ट नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आने के साथ हम लोग पढ़ेंगे, 1 to 1 पढ़ेंगे कि भारत में जो राजनीतिक कारण था उसके पीछे क्या कारण हुआ था, और वो हुआ क्यों, ऐसा होना क्यों था, आखिर होना था या नहीं होना था। ये सारा क्यूरियोसिटी, ये सारा जो है कि उतावलापन, सारा चीज़ एकदम 1 to 1 हम लोग पढ़ते चलेंगे। आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास के बाद हम लोग बहुत ही जल्द मिलते हैं, बहुत ही जल्द, क्या जस्ट नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, जो कि भारत में जो राष्ट्रवाद के 4 कारण हमने आपको बताया, लिखाया, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर आपको हमारा इंट्रोडक्शन, हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम भूलना नहीं है, द स्टडी प्लेस, द स्टडी प्लेस, ठीक है, स्टडी प्लेस। इसको करना है सब्सक्राइब, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना है। और जो है कि वो जो बेल आइकन होता है ना, बेल आइकन को भी दबा देना है और सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।